नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बात करेंगे प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों ही पार्टियां सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बीजेपी में एक तरफ जहां लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। हालांकि ये बैठक कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर है, लेकिन अभियान का मकसद सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार करना है। 15 साल तक सत्ता पर काबिज होने के बाद पिछले चुनाव में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी भी आगामी चुनावों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए राजनांदगांव के बाद अब अंबिकापुर में बीजेपी का महामंथन जारी है। तो वहीं कांग्रेस भी इस बार अपनी पहुंच घर घर तक ले जाना चाह रही है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस की कितनी तैयारी है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हैं और साथ ही कांग्रेस नेता वंदना राजपूत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। वंदना जी, जिस तरह से बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी इस बार कोई भी कोर कसर रखना नहीं चाहती। सत्ता को बचाने की जो चुनौती है आपके सामने, कैसे उसका मुकाबला करेंगी? देखिए अभय जी, अपने पास आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कोई चुनौती नजर नहीं आती मेरे को जी। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, पर वन डे से हमारी सरकार लगातार जनता की सेवा करती आई है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की अगर बात करते हैं तो ये अपनी एक जो यात्रा है, जो हम इस यात्रा में हमारी दो मकसद है, दो मकसद को लेकर के जाना चाहते हैं। पहला मकसद ये है कि अपनी जो 4 साल की सरकार की जो कामकाज है उनके बारे में लोगों को बताना, और रही उनके साथ में जो 8 साल का जो केंद्र सरकार की नाकामी के बारे में बताना, हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण मकसद है। आप देखेंगे अभय जी कि एक विद्यार्थी जीवन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक विद्यार्थी वो होता है कि जो पर डे से बहुत कड़ी मेहनत करता है और कड़ी मेहनत करके वो अपने मंजिल को पाता है, और दूसरा विद्यार्थी ये होता है कि परीक्षा आते ही वो एग्जाम की तैयारी करता है और दूसरा ये भी सोचता है कि चलिए ठीक है, हमारा एग्जाम की तैयारी नहीं है तो क्या हुआ, हम चीटिंग करके पास कर लेंगे। तो ये जो सेकंड विद्यार्थी का मैं उदाहरण दी हूँ, ये भाजपा वाले हैं कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि बड़े रसीले चुटीले वाणों के साथ आप भाजपा पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव नजदीक आते ही इन लोग हाय तौबा करते हैं, और देखेंगे कि पिछले 4 साल में इन लोग को जो जना सरोकार इनको बिल्कुल नहीं रहा, जनता के पास बिल्कुल नहीं गए। खासकर हम कोरोना काल की बात करते हैं अभय जी, कोरोना काल में एक भी नेता आपको जनता की सेवा करते नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आती है तो लोग हाय तौबा मचाने से जा रहे हैं। और दूसरी बात अभय जी, आप देखेंगे कि इन लोग के लगातार चाहे प्रभारी आप देखेंगे कि कितने 3-4 प्रभारी लगातार बदले गए, क्योंकि जैसे जैसे उपचुनाव हुए, उपचुनाव में करारी शिकस्त मिली, और जैसे शिकस्त मिलती गई वैसे ही लोग क्या किए, प्रभारी हटाते गए। वैसे ही हम बात चलिए जवाब लेते हैं निशिकांत जी पर, जो कि आरोप है। निशिकांत जी, 4 साल, पिछले 4 साल से सत्ता से आप बाहर हैं। 4 साल में 4 अध्यक्ष बदल गए, 3 प्रभारी बदल गए, एक बार नेता प्रतिपक्ष भी बदल डाला। ये लक्ष्मण सिलवानिया की तरह पूरे घर के बदल डालने के बाद भी क्या आपको लगता है कांग्रेस को हिला पाएंगी सत्ता से? बिल्कुल, कांग्रेस को हिला पाएंगे, और ये इनका अहंकार बोल रहा है। वंदना जी का जो अभी बात कर रही थी, वस्तु स्थिति ये है कि जनता के बीच में हम गए कि नहीं गए वो अलग विषय है। जनता के बीच में जो आपने वादे करके आप सरकार का गठन किए थे, नियमितीकरण को लेकर, शराबबंदी को लेकर, बेरोजगारी भत्ता को लेकर, और तमाम उन वादों का क्या हुआ? आप हाथ जोड़ने वाली जो यात्रा कर रहे हैं, वास्तव में आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता है, माफी मांगने की आवश्यकता है जनता से कि हमने जो वादे किए थे आपसे, वो वादे पे हम खरा नहीं उतरे। लेकिन जो विषय है, मूलभूत विषय जो है भ्रष्टाचार, आपका छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री के संरक्षण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जो सुपर और डुपर सीएम कही जाती है वो जेल में है। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ हैं? सड़कें जर्जर हैं, आप जा रही हाथ जोड़ो यात्रा करने, जनता से अवश्य माफी मांगेगा। ये जो अपराध बढ़ता जा रहा है, जो जिसकी संज्ञान कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस विभाग से ली कि चाकू आ कहां से रहा है, ये क्राइम हो कैसे रहे, ये इनको आज संज्ञान में आए हैं मुख्यमंत्री जी, जबकि जनता त्रस्त है इस अपराधों से। रोज चाकूबाजी, रायपुर छत्तीसगढ़ की एक जो शांत व्यवस्था थी उसको छत्तीसगढ़ में ये चाकूपुर बना के रख दिए हैं। चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल है, और जो धर्मांतर का मुद्दा है जिस पर पूरे आदिवासी समाज, बस्तर जो संभाग है हमारा, उबल रहा है
जब इनके एसपी और कलेक्टर और कमिश्नर संभाग के बता रहे थे कि यहाँ पे धर्मांतर बहुत तेजी से हो रहा है, ये सरकार सुन नहीं रही थी। आज की स्थिति है कि नारायणपुर की घटना आपने अभय जी देखी होगी, ऐसी स्थिति में ये जो हाथ जोड़ने की यात्रा है, इनको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। चलिए इसका जवाब लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं। वंदना जी, क्या जवाब है आपके पास? देखिए अभय जी, अगर धर्मांतरण की बात करते हैं तो सबसे पहले आप 15 साल में जो भाजपा सरकार में कितना चर्च बना, इस पर विचार जरूर करें मेरे प्रवक्ता भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 15 साल में धर्मांतरण ज्यादा हुआ है तभी चर्च ज्यादा बने हैं। खासकर सुकमा जिला में कम से कम 13 से 14 चर्च बने हैं। इसके बारे में प्रवक्ता भाई को जरूर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, आरक्षण की बात आज नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे आरक्षण की बात? क्योंकि आरक्षण के मुद्दे में इनके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। ये वाकई ये मुद्दा विचारणीय है। निशिकांत जी, वाकई जब आपकी वो कार्य समिति की भी बैठक हो रही है तो बात की जा रही है कि हम धर्मांतरण के मुद्दे पर फोकस करेंगे, सरकार की नाकामियां गिनाएंगे, लेकिन आरक्षण की चर्चा नहीं हो रही। आरक्षण की चर्चा नहीं हो रही, ये बहुत अच्छा सवाल हमारी बहन ने उठाया, वंदना जी ने, कि आरक्षण की चर्चा नहीं हो रही। ये बताइए केपी खांडे कौन है, कौन गया था कोर्ट, कुणाल शुक्ला कौन है, कौन गया था कोर्ट, और क्यों उनको लाल बत्ती से नवाजा गया, इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। दूसरी बात, आप संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करती, लेकिन राज्यपाल के पास मामला है, आप उनके 10 सवाल को जवाब क्यों नहीं देते? आपको देना चाहिए ना, उन्होंने जो आपसे सवाल किया उसका जवाब देते आप चुपचाप। आप जो आरक्षण का विषय लेके आ रही हैं, तो इन दोनों को आपने जो नवाजा वो क्यों नवाजा, इसको तो हम जनता के बीच में जाके बताएंगे। जो आप भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है कि आरक्षण में भाजपा, नहीं, आरक्षण में कांग्रेस ने जो खेल खेला है उस खेल का पूरा पर्दाफाश हम जनता के बीच में करेंगे। और एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपके कोई भी जो वायदा खिलाफी और जो ये प्रकरण आप आरक्षण को लेकर जा रही है ना, उसको जनता के बीच में पहुंचाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, वंदना जी। और रही बात जो आप भ्रष्टाचार और धर्मांतर की बात कर, धर्मांतर पे आपको एसपी ने चिट्ठी लिखा था कि नहीं लिखा था सरकार को? सरकार का आदमी है, एसपी प्रशासन का आदमी है। प्रशासन जब बता रहा है आपको, हमारे समय में चर्च बना, आप बोलते हैं जसपुर में तो बहुत पुराना चर्च बना हुआ है, वो किसके समय में बना हुआ है? ये सब सवाल उठा के आप मुद्दों से भटकिए मत। विकास की जो मतलब एक धारा थी उसको रोकने का जो आपने काम किया, जब आप एक सड़क का मरम्मत तक नहीं करवा सकते, आप विकास की क्या बात करते हैं वंदना जी? चलिए वंदना जी, जो महामहिम के पास मामला लंबित है, निश्चित तौर पर अगर सवाल जवाब, बिल्कुल देखिए, मैं तो किसी भी संवैधानिक संस्था पर, निशिकांत जी, किसी संवैधानिक संस्था पर मैं उंगली नहीं उठा सकता, ये मेरी सीमाओं से बाहर है। लेकिन अगर विधानसभा ने पारित कर दिया है तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है या नहीं, ये एक विचारणीय विषय। वंदना जी, जो आरोप है उस पर जवाब दें। देखिए अभय जी, राज्य सरकार के पास जितना अधिकार होता है उस अधिकार से बढ़ चढ़ करके हमारे राज्य सरकार ने काम किया। सबसे पहले राज्यपाल महेंद्र जी ने बोले कि आप तुरंत अगर इस पे अध्यादेश लाते हैं या आप विशेष सत्र बुलाते हैं, तो अगर आप इस विधानसभा सत्र से अगर पारित करके भेजते हैं तो मैं तुरंत हस्ताक्षर कर दूंगी। ये तो हमारे महामहिम की फर्स्ट बात थी। ये हमारे गवर्नमेंट ने उसकी बात मानी और 2 दिसंबर को ये अध्यादेश पारित किया और सर्वसम्मति से पारित हुआ। आप देखेंगे कि जब ये सर्वसम्मति से पारित हुआ, रात के 9 बजे हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं महामहिम जी के पास जाकर के उनको सौंपते हैं कि महामहिम जी आपने कहा था हम विशेष सत्र बुलाए, पारित किया और ये आप ले लीजिए। तो महामहिम जी बोली कि नहीं ठीक है, अभी नहीं, मैं मॉर्निंग में साइन करूंगी। 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, इस तरह से अब 2 दिसंबर से लेकर के आज ये 20 जनवरी है। आप देखिए कि कितना दिन इस दिन में वो हो गया। और इस बीच में जा करके महामहिम दिल्ली जाती है, दिल्ली में जा करके नेताओं से मुलाकात करती है। अरे एक बार आप सीएम से भी मुलाकात करके, आप अगर आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चन है आप सीएम से भी मुलाकात करके आप बात कर सकते हैं। रही बात 10 सवाल के जवाब के साथ, मेरे प्रवक्ता भाई को नहीं मालूम है, राज्यसभा में 10 सवाल के जवाब भेजे गए हैं। हालांकि राज्य सरकार उनको अगर नहीं भी भेजती सवाल का जवाब, तो ये अधिकार राज्यपाल को नहीं है, क्योंकि राज्यपाल ने भेजा है, मुख्यमंत्री जी ने खुद भेजा है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी भी दी थी उन्होंने कि हमने जवाब दिया है राजभवन को। वंदना जी, इस मुद्दे से अलग हटकर, मैं चूंकि आज बात बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, बीजेपी कार्य समिति की सरगुजा में बैठक हो रही है, तो मैं एक बार आपको सरगुजा की ओर लिए चलता हूँ। वहां बीजेपी पिछली बार उसने बस्तर में चिंतन शिविर किया और अब 2016 के बाद, जून 2016 अगर मैं भूलता नहीं हूं तो 2 जून के आसपास कार्य समिति की बैठक बस्तर वहां सरगुजा में हुई थी बीजेपी की, और उसके 6 साल 7 साल के बाद अब ये चुनाव के ठीक पहले हो रही है।
जो सरगुजा में आपके सबसे बड़े नेता हैं, जो सबसे बड़ा चेहरा सरगुजा से माने जा सकते हैं, टीएस सिंहदेव जी, वो कहते हैं चुनाव लड़ने का मन नहीं है। बीजेपी पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी, पूरे मन के साथ सरगुजा में मंथन कर रही है। 200 से ज्यादा, लगभग 300 बड़े कद्दावर नेता वहां जुटे हैं। कल जो है जनजातीय अधिकार सम्मेलन भी किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि एक और जहां बाबा को मन नहीं है, दूसरी ओर बीजेपी पूरे मन से आ रही, तो सरगुजा में आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के कोई भी क्षेत्र में कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी नहीं करेगी, क्योंकि 4 साल को जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है उसको जनता ने सराहा है। इसलिए हम 5 उपचुनाव जीते, नगरीय निकाय लगातार चुनाव जीते हैं। आप देखेंगे अभय जी, आप किसानों की बात करते हैं तो किसानों के जेब में लगातार पैसे जा रहे हैं। आज किसान कोई भूखमरी से नहीं मर रहा है, कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। अगर हम बात करते हैं आदिवासियों की बात करते हैं तो आदिवासियों की भी देखेंगे कि उसका जो लाइफ स्टाइल है वो काफी परिवर्तन हो गया है। उनके जो इनकम के साधन है वो बहुत बढ़ गया है। 65 वनोपज की लघु की जो खरीदी गवर्नमेंट कर रही है। आप देखेंगे, अगर बात करते हैं यहाँ बेरोजगारी दर की, तो आप देखेंगे 0.8% है। ये राज्य सरकार की 4 साल की काम की वजह से। बिल्कुल, आप अपने काम के आधार पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, हम अपने काम के आधार पर चुनाव के आधार पर उतरेंगे। रेणुका जी, बिल्कुल, मैं आपके पास फिर आता हूँ। जी बताएं, अपनी बात पूरी करें। महंगाई की भी बात लेकर के जाएंगे, क्योंकि 2014 में महंगाई की बात किए थे मोदी जी, बहुत चिल्ला कर बात किए थे कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आप देखेंगे कि अभी यूपीए गवर्नमेंट में जो गैस सिलेंडर हमको 410 रुपए में मिलती थी, 1200 रुपए के बाहर है। यानी राज्य सरकार के कामकाज के साथ साथ केंद्र की नाकामी का मुद्दा भी आप लेकर जाएंगे। निशिकांत जी, अभी रेणुका जी चूंकि इसकी प्रभारी हैं, आपका जो कार्यक्रम वहां सरगुजा में हो रहा है, उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने पिछले कुछ समय में सरगुजा से जो विकास के काम हो रहे हैं, जिसमें खासतौर पर केंद्र सरकार की चर्चा में कर रहा हूं, तो उसका उन्होंने सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया था कि अंबिकापुर से निजामुद्दीन के लिए एक वीकली ट्रेन चली है और उसको जल्दी ही उसके फेरे बढ़ा के सप्ताह में 2 दिन और फिर धीरे धीरे डेली ट्रेन के रूप में भी उसको कन्वर्ट करेंगे। अंबिकापुर रेणुकूट और अंबिकापुर गढ़वा रेल लाइन के सर्वे का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। चिरमिरी नागपुर रेल लाइन के लिए लैंड एक्विजिशन का काम फंसा हुआ है, उसको एक्सपेडाइट करने पर काम हो रहा है। भारतमाला सड़क परियोजना में अंबिकापुर बनारस को शामिल करने की बात उन्होंने की है। मई में प्रधानमंत्री मोदी को सरगुजा आने का न्योता तक दे डाला है और प्रधानमंत्री जी ने सहमति भी दी है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपकी सांसद ने, जो कि खुद मंत्री भी हैं केंद्र में, सरगुजा पर फोकस कर रही हैं, वो आपकी एक रणनीति का हिस्सा है? आप चाहते हैं कि सरगुजा और बस्तर को किसी तरह से कांग्रेस से मुक्त किया जाए? किसी तरह से नहीं जी, मतलब हमको मुक्त करना ही है, इस निकम्मी सरकार को हमको उखाड़ के फेंकना ही है। लेकिन जो आपने विशेष सवाल किया वंदना जी से टीएस बाबा के लिए, वो एक शब्द भी उस पर इसलिए नहीं बोली कि देखिए, बाबा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमको चुनाव लड़ने का मन नहीं है, बाबा ने ये भी कहा कि नया पार्टी नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, भाजपा में नहीं जाऊंगा। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसके कारण कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में है, पूरा सरगुजा उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए उनको वोट किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बेरोजगारी भत्ता जरूर रहा होगा, 25 तो रहा होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय यह था कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या कर दी इन्होंने, तो हाथ जोड़ो यात्रा के साथ था, उसका मंथन करने की आवश्यकता है कि हाथ से हाथ इतना जो इनके अंदर अंतरकला है उससे कैसे उभरेगी कांग्रेस। एक बात ये, दूसरी बात, जो ये विकास का इतना बड़ा काम बता रहे थे कि जनता के बीच में हम लोग गए हैं और इतना इतना अच्छा काम किया किसानों का, 2 साल का बोनस देने की बात कही थी इन्होंने, कब देंगे ये? आज 5वें साल में ये प्रवेश कर गई सरकार। दूसरी बात, बेरोजगारी भत्ता का 2500 रुपया देने की बात आपने कही थी। अभी बहन बता रही थी 0.8% बेरोजगारी दर है। वह जी, आप ताज्जुब करेंगे, जिस प्रदेश का बेरोजगारी दर 0.8% होगा उसका अपराध का ग्राफ इतना बड़ा होगा, संभव नहीं है। आप किस तरह से ये प्राइवेट सेक्टर से डाटा खरीद के ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जो प्रदेश की जनता देख रही है, आज ही मैं अखबार में पढ़ा, अबे जी 700 कुछ लोगों के लिए पुलिस में भर्ती के लिए लगभग 69,000 एप्लीकेशन आए। कहां से आए? आसमान से आए? निशिकांत जी, मुझे नहीं लगता कि रोजगार और अपराध का कोई सीधा संबंध है। बेरोजगारी के चलते अपराध बढ़ते हों, ये आंकड़ा कहीं से सिद्ध नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपकी सरकार जिस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश, वहां में गाजियाबाद देश का सबसे बड़ा जिला नहीं होता, क्राइम के ग्राफ में इतना ऊपर नहीं होता। वहां रोजगार की कोई कमी नहीं है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। जो 2 जिले सबसे ज्यादा रेवेन्यू यूपी गवर्नमेंट को देते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, वो दोनों शामिल है और गाजियाबाद क्राइम में नीचे नहीं है, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल, वंदना जी के पास एक बार आपके सवालों के जवाब के लिए चलता हूं। जो सवाल आपने रेज किए हैं, निश्चित तौर पे जो प्रदेश की जनता है वो देख रही है, जवाब जानना चाहती है। वंदना जी, देखिए अभय जी,
हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए हमारी सरकार जो काम कर रही है वो लगातार जनता देख रही है। हमको विपक्ष से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। पहले तो इन लोग अपने जो नेताओं को है उनका जो आचरण सुधारने की सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे ब्रेकिंग न्यूज क्या है, कल आप देखेंगे कि विपक्ष के नेता है उन पर एक जो बेटी है वो रेप का आरोप लगाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भाजपा जो विधानसभा के विपक्ष के जो नेता है चंदेल जी, नारायण चंदेल जी के बेटे के खिलाफ के ऊपर है ना, तो आप देखेंगे कि लगातार आप देखेंगे कि जो बीजेपी के भाजपा के जो विधायक हैं, सांसद है, उस पर इस तरह से रेप के आरोप लगा रहे। इधर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा लगाते हैं और इधर बेटियों के मान सम्मान को बचा नहीं पाते। अरे कैसे बेटी पढ़ाएंगे और कैसे बेटी बचाएंगे? आप देखेंगे कि कल हमारी पहलवान बेटी लगातार जंतर मंतर दिल्ली में वहां पर धरना में बैठी है कि उनके जो सांसद है और जो उनके कोच हैं उनके साथ सरासर आप देखेंगे कि जितने भी वहां पर हमारी कुश्ती के पहलवान निशिकांत जी, ये गंभीर मामले हैं जो आरोप उठ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और क्षेत्र में भी, वो विवाद का विषय तो जरूर है। और चूंकि लगातार दूसरी बार ऐसा हो रहा है तो बीजेपी को उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ेगी। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मशक्कत नहीं, देखिए ये जो वंदना जी ने सवाल उठाया ये बहुत गंभीर विषय है, इसको ना हल्के में लेके बात करके चलने की आवश्यकता नहीं है। तो कब हटा रहे हैं पद से आप लोग? कब चंदेल जी को कब पद से हटा रहे हैं? कब पार्टी से आप इस्तीफा दिलवा रहे हैं? क्योंकि बहुत गंभीर मामला आपने माना, इसके लिए मैं आपको साधुवाद। कब पार्टी से इस्तीफा दे रहे? अभी तक तो एक्शन हो जाना चाहिए था। अभय जी ये डायरेक्ट हो गई लगता है जी। मैं अपनी बात रखता हूँ, ये बहुत गंभीर विषय है। आरोप लगाने से, हालांकि एक महिला का, बिटिया का स्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन मैं दूसरे विषय पर आ रहा हूँ। जिस तरह का आचरण पिछले 6 महीने में कांग्रेस कर रहा है, जैसे ही नारायणपुर के उपचुनाव की घोषणा हुई, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ एक नया आरोप लेके आगे मार्केट में, वैसे ही जैसे कल रमन सिंह जी के बारे में ये लोग एक आरोप सिद्ध कर रहे थे, जिसका चेट आया 80 और जीपी का, उस चेट के बारे में इनके मुंह पे वो लग गया, ताला लग गया है, वो चेट जो डिस्क्लोज हुआ है। तो जिस तरह के आचरण, और खुद स्वयं मुख्यमंत्री सीडी कांड में मुख्य अभियुक्त हैं, और जिस तरह का उनका वो है चरित्र हनन का काम है, वही कांग्रेस पार्टी ऐसा तो नहीं कर रही। मैं बिल्कुल नहीं उस बिटिया के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ और इस आरोप के बारे में नहीं कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का जंतर मंतर के बारे में कुछ बोल दीजिए। जंतर मंतर में मैं कैसे बोल, पहलवान बेटियों के बारे में बोल दीजिए। जो बेटी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल दिलाती है, जो बेटी भारत का मान सम्मान बढ़ाती है, उस बेटी के साथ आप लोग न्याय नहीं करेंगे? मैं उस बेटी के साथ भी हूँ जो वकील बन के जज बन रही थी, उस बेटी के साथ भी हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वंदना जी। आप एक को छोड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वकील को जज बना रहे थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रिवाइजन में, वकील को जज बना रहे थे सुप्रीम कोर्ट के प्रिवाइजन में, और आपका व्यक्ति आज भी वो नेता बना हुआ है, आपका वो व्यक्ति आज भी नेता बना हुआ है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए वंदना जी। महिला होकर ऐसी बात करते हैं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। तो फिर वो उस व्यक्ति के बारे में बोलिए जो सरेआम एक वकील को जज बना रहा था। आप बताइए ना कि वो जज बना रहा था, वो आपका नेता है कि नहीं? जो जज बना रहा था वो आपका नेता है कि नहीं? बताइए ना। नहीं बताएंगे वंदना जी, आप बोलिए। वंदना जी दबता नहीं है, आप जितना भी चिल्ला लीजिए, लेकिन बेटियों के मान सम्मान की बात बताइए ना, तो उसके अधिकार की लड़ाई लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। जिसको आपका पूर्व मंत्री जज बना रहा था, उस पर कुछ बोल सकते हैं क्या आप? उसको सारी दुनिया ने देखा है, उसको सारी दुनिया ने देखा है, निकालो पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल, ये सियासी मामले जो हैं निश्चित तौर पे गंभीर मामलों की तरफ जा रहे हैं। आप दोनों से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आरोप आए हैं तो जो सक्षम संस्थाएं वो उसकी जांच कर रही हैं। सियासी मुद्दा जरूर बनेगा, इसको मैं भी समझता हूं कि जब चुनाव के दौरान ऐसे आरोप आते हैं तो कटघरे में एक बार नेता भी खड़े होते हैं और पार्टियां भी खड़ी होती हैं। इस पर हम पर गौर करना चाहिए। जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो एक बार और जरूर मैं समझना चाहूंगा, निशिकांत जी, जिस तरह से रोड मैप बनाने की बात की जा रही है, तो आपकी पार्टी के तमाम नेता वहां जुटते हैं, सरगुजा में एक रोड मैप बनाने की बात की जा रही है, आदिवासियों को एक करने की बात की जा रही है, धर्मांतरण का मुद्दा उछालने की बात की जा रही है। 15 साल तक आपकी भी सरकार थी, सरगुजा विकास प्राधिकरण भी बना, बस्तर विकास प्राधिकरण भी बना। हमने देखा है, आप आंकड़े निकालेंगे और खुद देखेंगे कि सरगुजा और बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठकें कितनी बार हुई, उससे कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी बार ये बैठकें उस इलाके में हुई। तो फोकस तब क्यों नहीं रहा जब 15 साल तक आपकी सरकार थी? बहुत अच्छी बात आपने कही भाई जी। देखिए बस्तर के परिवेश में देखें तो एक जमाने में बस्तर को नक्सल क्षेत्र बोला जाता था, वहाँ पे एक भय की स्थिति हुआ करती थी। जब से हमारी सरकार आई और आज दंतेवाड़ा, हमको खुशी होती है कि दंतेवाड़ा बताने में एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, वहाँ के बच्चे पूरे विश्व में अपना नाम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि हवा में चीजें होती है। आपसे तो सड़क का रिपेयर भी नहीं हो रहा है। हम यहाँ से दंतेवाड़ा सुकमा जहां भी बोलेंगे वहां जाने को तैयार थे, मतलब सड़क बनवा चुके थे, विकास का कार्य पहुंच चुका था, हर जगह हर ब्लॉक में काम हो रहे थे। रही बात हमारे संगठन की, हम बूथ स्तर तक जाके काम करते हैं, हर परिवार से मिलने तक का काम करते हैं और बूथ स्तर जाके इनके 4 साल के नाकामयाबी को बताएंगे, इनके वायदे खिलाफी को बताएंगे। अभी अभय जी आप एक चीज को गौर नहीं कर रहे हैं, ये जो अनियमित कर्मचारी जो आज से धरने में बैठे हैं जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ही अनियमित कर्मचारी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आए थे आपके है ना, वो गोपाल साहू जी, उनके साथ बैठकर एक सार्थक चर्चा हम कर चुके हैं। आप लगातार, लेकिन मैं एक चीज कांग्रेस पार्टी से बोल रहा हूँ कि इनके अभी के मुख्यमंत्री उनके हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते थे कि 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे। आज एक भी वादे पूरे नहीं हुए। आप नियमितीकरण की बात करके उनको पीठ दिखा रहे हैं, आपको जनता जवाब देने वाली है। इस डर से आप हाथ से हाथ जोड़ने की यात्रा करो या दंडवत प्रणाम करने की यात्रा करो, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ की जनता आपके सारे जितने आपने वादे किए थे उसके खिलाफ आपके जनता साथ नहीं देगी। वंदना जी, जनता साथ नहीं देगी। बीजेपी का आपकी तरफ आरोप है कि आपकी सरकार के साथ नहीं आएगी जनता, क्या कहना है आपका? देखिए, बीजेपी क्या कहती है हम इस पर गौर नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, क्योंकि उसका स्तर जो 15 साल के शासन में सिर्फ 14 सीट में सिमट जाते हैं, उनसे हमको प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आप देखेंगे कर्मचारी के लिए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कितना संवेदनशील है, ये सब छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। कि आप देखेंगे कि इनकी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद कर रखी थी, हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की। कितने जो ऐसे कर्मचारी हैं जो बुढ़ापे के सहारा के लिए इस योजना की तैयारी के लिए उनका वेट कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, हमने इसके बाहर किया। दूसरी बात, आप देखेंगे अगर कर्मचारी की बात करते हैं तो 15 साल इनकी सरकार थी। अगर ये अनियमित कर्मचारी अगर भर्ती नहीं करते, समय के हिसाब से उनको अगर लगातार सीधी भर्ती करते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे इनकी ही सरकार ने इतने सारा नियम बना दिया था, हमने उस नियम में कुछ कुछ तो शिथिल करके बहुत सारी कर्मचारियों की नियुक्ति हमने की है। और आपको एक बात और बता दूं, निशिकांत जी इसका जवाब देना चाहते हैं। निशिकांत जी संक्षेप में अपनी बात कहिए। जब इनको डिप्टी कलेक्टर बनाना होता है तुरंत बना लेते हैं, उसके लिए नियम शिथिल नहीं होता, नियम कुछ नहीं होता, नियम कानून कुछ नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी नियम कानून की बात करती है, नियम कानून कायदे से सबसे ऊपर है। संविधान पर विश्वास करते हैं और संविधान के हिसाब से काम करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि जो विधायक खरीद फरोख्त के बात नहीं करते। निशिकांत जी को अपनी बात पूरी करने देते हैं। वंदना जी, निशिकांत जी को अपनी बात पूरी करने देते हैं। आपके नेता बिक जा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? आप अपने ही नेता को बोलते हैं बिक गए। मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहा हूँ। वंदना जी ने ये सब बातें उठाई मुख्यमंत्री जी के संवेदनशीलता की, तो एक चीज बताइए, 4 साल में नियमितीकरण क्यों नहीं किया आपने? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, एक व्यक्ति खड़ा कीजिए जिसको आपने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया हो, नहीं दिया। आप किसान की बात करते हैं तो 2 साल का बोनस की बात आपने किया था, डंके की चोट पे किया था कि हम 2 साल का बोनस देंगे, भाजपा नहीं दी। आपने क्यों नहीं दिया अभी तक? आप नहीं दे सकते, आपके पास। आप अभय जी आज प्रदेश के आर्थिक स्थिति देखिए, आज से 6 महीने पहले बैंक अपना पैसा वापस लेने के लिए इनके प्रतिभूति को वापस ले रहा था। इससे बड़ा अपमान छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का क्या हो सकता है? और छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात करते हैं, जब राज्यसभा भेजना होता है तो दिल्ली से और पटना से और कहां से लोग ले आते हैं। तो जो ये बातें करते हैं ना, इनका कैमरे के सामने अगर कहें, संक्षेप में कहें तो निशिकांत जी, आप सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के पास जाएंगे और इसी का रोड मैप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। समय की कमी है, वंदना जी एक शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जनता के पास? इनके पास मुद्दा की कमी है, इन लोग बेरोजगार हैं, खासकर मुद्दों की कमी है। और दूसरी बात, अगर जो सरकार काम करती है उसके चेहरे पर एक अलग ही ललक, अलग ही मुस्कान रहती है, जो हमारी सरकार पर है। एक मुस्कान के साथ आप जाएंगी चुनाव मैदान में, और निशिकांत जी एक रोड मैप बनाकर बीजेपी मैदान में उतर रही है सरकार की नाकामियों को गिराने के लिए। आप दोनों को चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। आप अपने वादे पूरे करें, जनता आपका इंतजार कर रही है। आज की चर्चा में इतना ही। आप दोनों शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट सेंट्रल में इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।